जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो 21 मई को प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी जो है जोरों शोरों पर चल रही हो। उसी दिशा में एक VICS के द्वारा एक नया प्रयास किया जा रहा है। 16 जनवरी को VICS द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की नई बैच चालू की गई है, जो कि चालू होने वाली है, जिसमें शुरुआत के जो 50 विद्यार्थी रहेंगे उनको प्रस्थानम की जो टेस्ट सीरीज है शुल्क दी जाएगी। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। यहाँ पर डेली MCQs सॉल्व करवाए जाएंगे, वीकली करंट अफेयर दिया जाएगा, मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा और ईयरली करंट अफेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके आगे हम बात करते हैं। आज की जो क्लास है वो एकदम नई क्लास रहेगी। यहाँ पर प्राचीन इतिहास, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और मेरे भाई आपको बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास है पूरा का पूरा फैक्ट आधारित है और इन्हें हम यहीं से यहीं क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि लेक्चर में ही सब चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन इतिहास के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि किस प्रकार से हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे मध्य। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से भी पहले हम देखते हैं, यहाँ पर पाषाण काल की बात होती है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पाषाण काल के क्या क्या चीजें मिली है। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यहाँ पर नव पाषाण। थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहे हैं कि हम प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ेंगे। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या है, पूरा पाषाण का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति का जो जीवन का निर्वाह था, जो जीवन निर्वाह का जो स्रोत था वो शिकार पर आधारित था। पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। उसके बाद यदि हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में जैसे जैसे समय होता गया, यहाँ पर जीवन निर्वाह जो शिकार पर आधारित था, के आगे हम देखते हैं तो जो हमारा जीवन निर्वाह है वो आगे बढ़ते गया और किस पर, पशुपालन पर आधारित हो, पशुपालन पर आधारित हो गया। उसके बाद पशुपालन करते करते नव पाषाण काल आया। यहाँ पर जो जीवन निर्वाह है वो कृषि आधारित। तो हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये देखना पड़ेगा कि पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं और इनको किसने खोजा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नव पाषाण काल का समय बीतता गया, यहाँ पर फिर सभ्यताएं विकसित और वहीं पर भारत की जो पुरानी सभ्यता है वो है सिंधु। और हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य है मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक भूरी या एक बहुत बुरी जो एक हमारे पास सभ्यता आती है उसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाण। हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण। तो मेरे भाई यहां पर हमें क्या देखना है, ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल जहां पर सिर्फ पत्थरों का प्रयोग, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। वहीं पर ताम्र पाषाण काल में पत्थर की जगह तांबे का भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि भारत में सर्वप्रथम एक धातु का प्रयोग किया गया, वो तांबा धातु था। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ पर है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मेरे भाई उसके बाद ताम्र पाषाणकालीन के बाद हमारे पास वैदिक सभ्यता आती है। क्या आती है भाई, वैदिक सभ्यता आती है। तो हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता मतलब वेदों के दौरान क्या क्या चीजें, वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हुई। वैदिक सभ्यता में आप देखते हैं कि लोहे का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ। तो लोहे के आविष्कार के कारण बड़ी मात्रा में जंगल आ गया और जंगलों को काटने पर, ठीक है, हम जितनी बड़ी जनसंख्या है उसका पालन पोषण कर पाएंगे। भाई पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में खाने को कहाँ था, भूखमरी थी, तो जिससे क्या हो गया, लोग मरते रह गए। अब आप बताइए कि लोहे का आविष्कार हो गया तो गहराई में हमें खोदना है
तो तांबे से ज़्यादा खोद पाएंगे कि लोहे से ज़्यादा खोद पाएंगे? वैसे ही लोहे की धातु ही तो जो जनपद थे, जो गांव थे, वो जनपद में बनने लगे और जनपद किस में हो गए? महाजनपद में हो गए। तो हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बाद कि मध्य प्रदेश में महाजनपद के क्या क्या सोर्स है जो कि यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। महाजनपद में मध्य प्रदेश में कुल 2 महाजनपद, क्योंकि महाजनपद अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म और भगवती सूत्र जैन धर्म है, जिसके अनुसार यहाँ पर 16 महाजनपदें हुई। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थी, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य आया। ठीक है, महाजनपद के बाद हम क्या देखेंगे? मौर्य साम्राज्य। कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले? मौर्य के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ शासन हुए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ तो कुछ विदेशी शासक आए, कुछ विदेशी आए और कुछ कैसे आए? देशी आए। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको पता होगा कि जो विदेशी है, विदेशी और देशी। देशी में हम देखते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य में एक शुंग वंश का शासन रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि शुंग वंश के सिक्के, साम्राज्य, शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलते हैं। शुंग के बाद यहाँ पर हम देखेंगे सातवाहन वंश का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है। विदेशी में यदि हम देखते हैं तो इंडो ग्रीक, यूनानी, शक, कुषाण, शक और कुषाण, इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर साम्राज्य किया। बेटा इसके बाद हमारे पास आता है गुप्त काल। गुप्त के बाद छोटे छोटे साम्राज्य आते हैं, छोटे छोटे साम्राज्य आते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इनका शासन मध्य प्रदेश में कहाँ पर रहा। ठीक है, उसके बाद इनके बाद हम छोटे साम्राज्य के बाद यहाँ पर आता है राजपूत काल। 8वीं 9वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि राजपूत काल आता है, और राजपूत काल मध्य प्रदेश में हम देखते हैं 2-3 चीजें हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, कलचूरी, ठीक है, चंदेल, और दूसरा और लास्ट देखते हैं हम परमार वंश। ठीक है, तो मेरे भाई यहां तक हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको सबसे पहले तो एक फ्रेम बनी गई है, एक आयाम फिक्स हो गए हैं कि हमें मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई है। अब यहां से हम एक एक करके चीजें समझेंगे और देखेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे और कहां से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेटा। ठीक है, चलो ये देखिए, हमारे पास पाषाण काल की बात आई थी। पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि जहां पर पत्थरों का क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल। अब हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से स्थल है जहां पर पाषाण काल के साक्ष्य। तो ध्यान से समझना, जितनी भी सभ्यताएं पाषाण काल में विकसित हुई है वो कहीं न कहीं नदी के तट पर होगी। तो बेटा जी यहां से हमारे पास आती है नर्मदा नदी, ठीक है, यहां से जाती है हमारे पास चंबल नदी, यहां से जाती है हमारे पास बेतवा नदी, और यहां से हमारे पास जाती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 नंबर, ठीक है, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके समझिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। यहां पर है बेटा जी सीहोर, यहां पर है सीहोर। अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर ये चीजें आपको लिख, नर्मदा नदी के तट पर एक गांव है हथनोरा, ठीक है, वो जो जहां कहां पड़ता है ये? सीहोर में। तो सीहोर में यहां पर हथनोरा आता है। यहां पर ये हमारे पास पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है। साथ में यहां पर हम देखते हैं, 1 मिनट इसको और मैं थोड़ा सा पतला कर लें। चलो, पाषाणकालीन स्थल है। यहां पर जो हमारे, जैसे हम बात करते हैं कि मानव जो रहता है वो होमोसेपियंस रहता है, पर यहां से हम देखते हैं कि हथनोरा
जो सीहोर में पड़ता है नर्मदा तट पर, यहाँ पर होमो इरेक्टस, एक होमो सेपियंस आता है। होमो सेपियंस से भी पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, होमो इरेक्टस, जो कि प्लेस्टोसीन युग के वहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं। साथ में भारत में, कहाँ पर, भारत में मानव की खोपड़ी के जो साक्ष्य मिलते हैं, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हथनोरा से मिलते हैं। साथ में जो हाथी के जीवाश्म भी मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हथनोरा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं एक एक करके लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ की विशेषताएं देखिए। सबसे पहले मैंने बताया कि मानव जीवाश्म, या इसको हम बोलते हैं खोपड़ी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हमें किसके मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, ये हमें पढ़ना है। साथ में ये देखते हैं कि इसकी जो खोज करी गई है वो की गई है 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। अरुण सोनकिया, तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि सबसे पहला पाषाण काल जो है वो हथनोरा में है। हथनोरा जो कि सीहोर में नर्मदा नदी के तट पर आता है। मानव जीवाश्म या खोपड़ी के अवशेष मिलते हैं, हाथी के अवशेष भी हमें यहीं पर मिलते हैं। इसकी जो खोज करी थी 1982 में अरुण सोनकिया जी ने करी थी, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई हो। अब देखिए बेटा, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं सीहोर की। तो सीहोर में देखिएगा, सीहोर के पास है यहाँ 3 नंबर पर, ये मैंने यहाँ लिखा 3 नंबर, और यहाँ पर आता है रायसेन। क्या आता है, रायसेन। रायसेन में जो पाषाणकालीन स्थल है उसको हम बोलते हैं भीम बेटिका। भीम बेटिका, क्या बोलते हैं, भीम बेटिका। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या प्रश्न आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2019 का मेरे भाई के बाद प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं, 2020 में भी प्रश्न पूछा था भीम बेटिका की खोज किस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले भीम बेटिका का संबंध जो है वो महाभारत से, किससे है, महाभारत से। अब ये महाभारत से किस लिए है, क्योंकि जब महाभारत चल रही थी तो जो पांडवों को वनवास दिया गया था, तो भीम बेटिका की गुफाएं हैं, वहां पर पांडव लगभग 1 आध साल के लिए क्या हुए, वनवास उन्होंने वहां पर गुजारा था। इसीलिए भीम बेटिका का संबंध किससे है, महाभारत से है। साथ में इसकी जो खोज करी थी 1957 में वीएस विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने करी। किसने करी थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने की थी। यहाँ पर भारत के सबसे पुराने शैलचित्र पाए जाते हैं। पुराने शैलचित्र क्या करते हैं, पाए जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भीम बेटिका को 2003 में यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में जगह दी। विश्व विरासत स्थल में क्या कर दी, जगह दे दी। तो हमने 2 चीजें अभी देखी है कि सीहोर के हथनोरा में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं जो कि होमो इरेक्टस, होमो सेपियन से पहले हमारे पूर्वजों के क्या मिलते हैं, जीवाश्म में मिलते हैं। साथ में बेटा जी मेरे भाई हाथी के भी अवशेष मिलते हैं, और इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया साहब ने करी थी। सीहोर के जस्ट ऊपर हम देखते हैं बेतवा नदी, जो कि रायसेन से निकलती, कुमरागांव रायसेन से। वहीं पर नर्मदा, ये बेतवा नदी पर रायसेन में भीम बेटिका की गुफाएं अवस्थित है, जो कि महाभारत से संबंधित है। और आपको पता है महाभारत क्यों, क्योंकि जो पांडवों का वनवास 1 आध साल के लिए कहां पर रहा था, इन गुफाओं में। 57 में खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने करी थी। भारत की सबसे पुराने शैलचित्र हैं। यहाँ पर गुफाएं लगभग 500 के समथिंग आपको गुफाएं मिलेगी, 500 के समथिंग क्या मिलेगी, गुफाएं मिलेगी। 2003 में यूनेस्को ने इसमें काय में डाल दिया, विश्व विरासत स्थल में डाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा ये चंबल नदी है, तो चंबल नदी 4थे नंबर पर बेटा देखिएगा। यहाँ पर क्या आप यहाँ के फैक्ट समझिएगा क्या क्या है। यहाँ पर मैंने 4 नंबर पर लिखा आपको, यहाँ पर चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी बहती है ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है गुप्तेश्वर,
क्या मिलता है? गुप्तेश्वर, जो कि चंबल नदी के तट पर मिलता है, ग्वालियर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में। क्यों? यहां पर देखिए ये पाषाणकालीन स्थल तो है, पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि बच्चे का कुचला हुआ सर, जैसे एक बच्चा को हम दफनाते हैं तो बच्चे का जो सर है वो कुचला हुआ है, तो इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं हमको? गुप्तेश्वर। तो गुप्तेश्वर, चंबल नदी, ग्वालियर, और यहां पर आपको जो मिलता है, यहां पर जो आपको मिलता है बच्चे के कुचले हुए सर का अवशेष, बच्चे के कुचले हुए सर के अवशेष। तो इतनी बातें आपको चमक गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बात करिए। सबसे पहले हथनोरा देखा हमने, जो कि सीहोर में है, ये हमने देखा 1 नंबर। दूसरे नंबर पर हमने देखा रायसेन के बारे में देखा। तीसरे नंबर पर हमने किसके बारे में देखा? चौथे नंबर पर, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पर कोई बात नहीं, 1 2 3 हो गया। गुप्तेश्वर कहाँ मिलता है आपको? ग्वालियर में मिलता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो यहीं पर बेटा जी यहां पर है धार। यहां पर क्या है? धार। 1 मिनट, पेन को थोड़ा सा व्यवस्था कर लेते हैं, पेन की कौन सी लगेगी? हाँ भाई, ये लो। यहां पर मिलेगा धार। तो धार में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। धार में आपको हापड़ खेड़ा मिलता है भाई, हापड़ खेड़ा। क्या मिलता है? हापड़ खेड़ा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो आपको पाषाणकालीन स्थल के अवशेष तो मिलते हैं, पर साथ में ये देखते हैं कि शुतुरमुर्ग के, 1 मिनट, यहां पर आपको काली लगेगी, शुतुरमुर्ग के अंडे के जीवाश्म के अवशेष, जीवाश्म से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। तो ये आपको कहां से मिलता है? शुतुरमुर्ग के अंडे के जीवाश्म के मनके बनाने का कारखाना पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, जो कि धार के हापर खेड़ा में मिलता है, और ये एक पाषाणकालीन स्थल है। बात समझ में आ रही है? यहां तक उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, साथ में अब अगला जो हम देखते हैं, यहां पर एक डिंडोरी है बेटा, यहां पर एक डिंडोरी है। तो अगला जो आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट, यहां पर अपन सबसे पहले ये ले लेते हैं, लास्ट है घोड़ा माड़ा, घोड़ा माड़ा, एक घोड़ा माड़ा एक जगह है जो कि पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, और ये आपको डिंडोरी में मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? डिंडोरी में मिलती है। तो घोड़ा माड़ा कहाँ मिलता है? डिंडोरी में मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पाषाणकालीन स्थल के रूप में मिलती है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए थोड़ा सा अपन बोर्ड को चेंज करते हैं। यहां पर देखिए, यहां तक देखा था। अगला जो हमारे पास आ रहा है आदमगढ़, कौन सा आता है? आदमगढ़। तो ये जो आदमगढ़ है, ये सबसे पहले पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है। इसकी जो खोज करी थी, आरबी जोशी साहब ने करी थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य है, पशुपालन के जो साक्ष्य है आपको कहाँ पर मिलते हैं? आदमगढ़। और आदमगढ़ बेटा जी इसकी अवस्थिति जो है ये है होशंगाबाद में। कहाँ पर मिलती है? बाद में। और भी कुछ जगह हैं जो पाषाण काल से संबंधित है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा स्थल, और यहाँ पर उसका स्थान लिख देता हूँ, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं हलघाट है, हलघाट जो कि आपका खरगोन में लगता है, हलघाट जो कि खरगोन में आएगा। उसके बाद मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय, ये आपको पंचमढ़ी में मिलता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? पंचमढ़ी में मिलेगा। साथ में यदि देखते हैं हम हटा, एक हटा जगह है, एक कसरावद जो कि खरगोन में आता है, कसरावद
जो कि खरगोन में आता है। एक हटा जो है, हटा भी एक पाषाणकालीन स्थल है जो दमोह में है। कहाँ पर है? दमोह में है। और एक हमारे पास आती है त्योंथर, त्योंथर जो कि कहाँ पर है? तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होगी कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं। तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर के हथनोरा, जहाँ पर पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिलते हैं जो कि होमो इरेक्टस हमारे जो पूर्वज है उनके मिलते हैं। साथ में यहाँ पर हाथी के जीवाश्म भी मिलते हैं। 1982 में इसकी खोज अरुण सोनकिया साहब ने करी थी। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर यदि हम देखते हैं तो क्या पर है? वहाँ पर भीम बेटिका, रायसेन में अब्दुल्लागंज एक जगह है जहाँ पर भीम बेटिका की गुफाएं हैं। 1957 में इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने करी थी। भारत के सबसे पुराने शैलचित्र कहाँ पर मिलते हैं? भीम बेटिका में मिलते हैं। भीम बेटिका का संबंध कहाँ से है? महाभारत से। और 2003 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको जगह मिली है। उसके बाद हम देखते हैं ग्वालियर चंबल एरिया यदि देखते हैं तो गुप्तेश्वर एक पाषाणकालीन स्थल है। बच्चे का कुचला हुआ सर के जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको? गुप्तेश्वर चंबल में। उसके बाद हमारे पास धार में शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके बनाने का कारखाना जो कि पूरे भारत का पहला है वो कहाँ मिलता है? धार में मिलता है। उसको बोलते हैं अपन खापड़ खेड़ा। डिंडोरी में भी आपको घोड़ा माड़ा जगह मिलती है। हटा आपको दमोह में मिलती है। मामा भांजा सेलाश्रय पंचमढ़ी में मिलते हैं। खलगाट एक पाषाणकालीन स्थल है जो खरगोन में है। कसरावत खरगोन में आएगा। त्योंथर कहाँ आएगा? ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो है हमारा खलगाट है ये धार में लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये सब चीजें आपको क्लियर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ जो है पाषाणकालीन स्थल है जो कि कृषि के साक्ष्य, सबसे कृषि के और पशुपालन के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ में। तो उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश से संबंधित पाषाणकालीन स्थल जितने भी है आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हुए होंगे। और पाषाणकालीन स्थल से एक करंट से रिलेटेड चीज है कि हाल ही में नरसिंहपुर में का एक गांव है करेली जो कि सक्कर नदी के तट पर है। यहाँ पर प्राचीन शैलचित्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे अब बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ताम्र पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन हो गए। अब ताम्र पाषाणकालीन स्थल में यदि ये देखते हैं कि जहां पर तांबा धातु का प्रयोग किया गया, कहाँ का किया गया? तांबे धातु का प्रयोग किया गया, जिससे कुछ जो खनन का काम किया जा रहा था वो किससे किया जा रहा है? तांबे से किया जा रहा है। अधिकतर यदि हम देखते हैं कि भारत में ताम्र पाषाणकालीन स्थल उत्तरी भारत में ज्यादा मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जहां जहां पर ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मिलती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं, एक ताम्र पाषाण काल और एक महापाषाण काल। तो जो महापाषाण काल है उसके अधिकांश अवशेष दक्षिण भारत में मिलते हैं भाई। दक्षिण और मध्य प्रदेश में कुछ मात्रा में, जैसे यदि हम देखते हैं ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, रीवा है, यहां से महापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हमें ताम्र पाषाणकालीन देखना है। तो आपको समझ में तो आ ही गया कि ताम्र पाषाणकालीन जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ताम्र पाषाणकालीन में मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाणकालीन स्थल जो है वो है कायथा। यहां पर देखिए ये है उज्जैन हमारे पास। यहां पर हमारे पास क्या है? उज्जैन है। ठीक, उज्जैन के साथ साथ यहीं पर हमारे पास नागदा है। तो देखिए थोड़ा सा, चलिए यहां पर है कायथा, यहां पर है नागदा, ये दोनों उज्जैन में है। यहां पर आपको मिलेगी नौदा टोली, माहेश्वर के जो कि खरगोन में आता है। क्या मिलती है? नौदा टोली। ठीक है, साथ में यहां पर मिलता है एरण। क्या मिलता है भाई? एरण, जो कि सागर में मिलता है। ध्यान से रखिएगा, नौदा टोली हो गया। होशंगाबाद में खेड़ी नामा मिलता है। खेड़ी नामा ये आपको मिलता है होशंगाबाद में, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं यहां पर मिलता है, ये मंदसौर है। ये क्या है? मंदसौर है। यहां पर आपको मिलता है आउरा। क्या मिलता है? आउरा, जो कि कैसी है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, नागदा देख लिया, एक बेस नगर है।
विदिशा में तो अपन क्या बोलते हैं, वेश नगर। इतने हमारे पास जो आते हैं वो क्या मिलते हैं, ताम्र पाषाणकालीन स्थल। और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यदि आप देखोगे तो काइथा की जगह यहाँ डांग वाला भी मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, डांग वाला मिलता है। एक एक करके हम सभी देखेंगे, चिंता नहीं करिएगा, एक एक करके सभी हम देखेंगे। यहाँ बस आपको मैं मैप के माध्यम से उसकी स्थिति बता रहा हूँ कि कहाँ पर किस प्रकार का जगह है जहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मिलती है। इंदौर के आजाद नगर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मिलती है। डोंगरिया जो कि कहाँ पर है, बालाघाट में, यहाँ पर भी क्या मिलती है, ताम्र पाषाणकालीन स्थिति। अब एक एक करके हम चीजें देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाणकालीन स्थल, सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो आ रहा है वो है काइथा। कहाँ है, काइथा। आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन, ठीक है भाई। याद रखना बेटा जी, सबसे इसकी खोज जो थी 1964 में विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने करी थी। विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। यहाँ पर भूरे रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भूरे रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। आप बोलोगे यार ये मार साहब ये मृदभांड क्या है। मृदभांड कुछ नहीं, औजार, पत्थर, कुल्हाड़ी, इनसे जितने भी अवशेष मिलते हैं जिनसे औजार बनाए जाते हैं, इनको हम क्या बोले जाते हैं, मृदभांड बोले जाते हैं, जो खनन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला यदि हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर एक डांग वाला है, डांग वाला, और काइथा तो हमने देख लिया पहला है। साथ में यहाँ नागदा, यहाँ पर भी देख लीजिए भाई, ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, उज्जैन में। कहाँ पर मिलेंगे, उज्जैन में। एग्जैक्ट उज्जैन में नहीं मिलेंगे, लगभग कुछ काली सिंध नदी के तट पर मिलते हैं, कुछ मील दूर पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये डांग वाला हो गया भाई। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो नौदा टोली। ठीक, इसकी खोज जो करी थी HD सांकलिया साहब ने करी थी, HD सांकलिया। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि जो काइथा है और जो डांगवाला है, जो डांगवाला है और जो नागदा है, ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और इसकी जो खोज करी थी वो HD सांकलिया साहब ने करी थी, और जो हथनोरा है वो अरुण सोनकिया साहब ने करी थी। तो यहाँ पर भ्रमित और कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले जो हथनोरा है वो पाषाणकालीन स्थल है, वहाँ पर हाथी के जीवाश्म मिले हैं, वहाँ पर आपको अरुण सोनकिया साहब ने खोज करी थी। और डांगवाला और नागदा उज्जैन, इसकी खोज करी थी HD सांकलिया साहब ने। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया नौदा टोली। नौदा टोली ये बेटा जी महेश्वर में आएगा, और जो महेश्वर है ये कहाँ पड़ता है, खरगोन। कहाँ पड़ता है, खरगोन। यहाँ पर भी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मिलती है, जो कि भूरे रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। और इसकी खोज भी 1952 और 53 में 1952-53 में HD सांकलिया साहब ने करी थी। HD सांकलिया ने करी थी। ठीक है, तो इतने यहाँ पर हमारे पास ताम्र पाषाणकालीन स्थल आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है औरा। चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो आता है औरा। औरा जो कि मंदसौर में स्थित है। औरा कहाँ पर है, मंदसौर में स्थित है। और इसकी खोज RB, वहां पर हम देखते हैं RB जोशी ने करी थी, और इसकी खोज HV त्रिवेदी ने करी थी। किसने करी थी, HV त्रिवेदी ने करी थी। यहाँ पर जो हम विशेष तौर पर देखते हैं कि औरा है जो कि मंदसौर में स्थित है, यहाँ पर विशेष ताम्र पाषाणकालीन स्थल में क्या है, तो बेटा जी और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। एविडेंस जो मिलते हैं वो रोमन बिजनेस के मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमने इनके बारे में देखी है।
छोटी छोटी चीजें और भी है जो कि हमारे किससे रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 5वें नंबर पर आता है, एरण। ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जो कि आपको सागर में मिलता है भाई। और याद रखना जो सागर में मिलता है वो बीना नदी के तट पर मिलता है, बीना नदी के तट पर मिलता है एरण। साथ में 6ठे नंबर पर खेड़ी नामा। खेड़ी नामा ये कहाँ है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में, ठीक है। और बेसनगर जो कि विदिशा में है, बेसनगर जो कि विदिशा में है। तो ये जो 5-6 साइट्स जो हमें मिलती है ये हमें मिलती है ताम्र पाषाणकालीन स्थल की। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें कंप्लीट होती है कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थान है और ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कायता है मध्य प्रदेश का पहला ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। 1964 में इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने करी थी और विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीम बेटिका की गुफाएं की भी खोज करी थी। डांगवाला, नागदा, उज्जैन एच.डी. सांकलिया साहब ने करी थी। नवदा टोली की भी एच.डी. सांकलिया साहब ने करी थी। जो आउरा है ये मंदसौर में स्थित है और इसकी जो खोज करी थी एच.बी. त्रिवेदी ने करी थी। यहाँ पर रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, जो मंदसौर है इससे एमपीपीएससी को विशेष लगाव है। आप देखिएगा 19, 20, 21 कंटिन्यू तीनों साल यहाँ से प्रश्न पूछे गए। जैसे कि आप देखते हो कि रेशम बुनकरों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो दसपुर अभिलेख है, इसे ही हम मंदसौर अभिलेख भी बोलते हैं। विश्व का पहला विज्ञापन कहाँ दिखाई देता है भाई, वो भी मंदसौर अभिलेख में दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, उसकी नस पकड़ना है कि भाई प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। यदि आपने यही देख लिया कि प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी है और कहाँ से आ रहा है, तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी बिल्कुल निकलेगी और 100% निकलेगी। यहाँ पर हम कुछ और बातें करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एरण के बारे में मैं आपको बात बताता हूं। एरण जो कि सागर में, यहां पर क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं एरण सागर में, यहां पर गुप्त साम्राज्य की यदि हम बात करते हैं 5वीं 6ठी शताब्दी की, तो आप देखिएगा कि जो भानुगुप्त था, गुप्त साम्राज्य का था एक राजा। भानुगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ। अब हूण के आक्रमण में जो भानुगुप्त है उसके सेनापति थे गोपीराज। कौन थे भाई, गोपीराज थे। तो 510वीं ईस्वा की बात कर रही, 510 ईस्वी की बात हो रही है। उस समय भानुगुप्त के जो सेनापति थे वो थे हमारे कौन, गोपीराज। वो हूण के आक्रमण के दौरान क्या हो गए, मर गए या मृत्यु हो गई, वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो वहां पर जो भानुगुप्त के सेनापति गोपीराज की पत्नी के सती होने के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, जो कि भारत में सबसे पहले हैं। तो मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है आपको। तो सबसे पहले सती होने के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, एरण सागर में। और मैं बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगा कि सती प्रथा होती, तो एकदम आपको साधारण से शब्दों में हम समझो भाई कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का भी क्या हो जाना, मर जाना, वही होता है सती प्रथा। बस हमें इतना ही करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है, एकदम हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी। एरण है, छोटे छोटे और चीज है। दूसरे नंबर पर आता है डोंगरिया। तो जो डोंगरिया है मेरे भाई, ये बालाघाट का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, बालाघाट का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। तीसरे नंबर पर आता है आजाद नगर। आजाद नगर तो मेरे इंदौर के निवासी यदि जानेंगे तो आपको पता है कि इंदौर नौलखा के आगे यदि हम देखेंगे तो आजाद नगर आ जाएगा, हाँ कि ना। तो इतनी सारी सभी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल से। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होगी, यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें मिलती है। चलो, महाजनपद से पहले हम थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां देखिएगा, ठीक है, यहां देखते हैं, एक मिनट। हाँ, मैंने आपको पहले यही बता दिया था कि सिंधु सभ्यता की यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, ठीक है। कहाँ मिलते भाई, नहीं मिलते। तो वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में क्या होते हैं, नहीं मिलते। इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, चलो इसको लगाओ पहले।
अब यहाँ से ध्यान रखना कि वेदों में और पुराणों में क्या कहा गया है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो हम बात करते हैं। तो मेरे भाई पुराणों की यदि बात करें तो मनु को हर कोई जानता है। मनु के कितने पुत्र हुए थे? कम से कम हम बात करते हैं 100 पुत्र जो थे वो किसके थे? वो मनु के थे। ठीक है, तो मनु के 100 पुत्रों में 2 हुए, एक को हम बोलते हैं पुरुरवा। क्या बोलते हैं? पुरुरवा। और एक को इक्ष्वाकु। ये 2 ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी। वहीं पुरुरवा ने यदि हम बात करते हैं तो चंद्रवंश की स्थापना करी, और इसी को इक्ष्वाकु वंश भी बोल सकते हो, या आप सूर्यवंश की बात करते हैं तो सूर्यवंश भी किससे रिलेटेड है? इक्ष्वाकु वंश। तो बेटा ध्यान से समझिएगा थोड़ा। इक्ष्वाकु वंश की यदि हम बात करते हैं और यहाँ पुरुरवा की बात करते हैं, तो जो राम भगवान है, हमारे भगवान राम पुरुषोत्तम श्री राम, वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। यहीं पर इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिसको हम बोलते हैं हे वंश के, हे वंश में। ठीक है, वहीं पर यदि हम देखते हैं हे वंश में पुरुकुत्स, ये सब चीजें हैं। यहाँ पर माहिष्मंत जो है, माहिष्मंत, इन्होंने किसकी की? माहेश्वर या माहिष्मति की क्या करी? माहिष्मति की स्थापना करी। वहीं इसी वंश में हमारे पास मानधात्री रहते हैं। मानधात्री, और बेटा मानधात्री में एक राजा हुए मुचुकुंद। कौन होते हैं? मुचुकुंद। इन्होंने मानधाता की क्या करी? स्थापना करी। एकदम हमें फैक्ट वाइज पढ़ना है। मानधाता, जो आज हम किसको बोलते हैं? ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर की स्थापना मुचुकुंद ने करी मानधाता के नाम से, और माहिष्मति या माहेश्वर की जो खोज करी या जिसकी स्थापना करी है वो महिष्मंत ने करी है, हे वंश के राजा ने। इसके बाद मानधात्री में यदि बात करते हैं तो वहीं माहिष्मति में एक और प्रतापी राजा रहा है जिसे हम बोलते हैं कीर्तिवीर्य अर्जुन। कीर्तिवीर्य, जिसे हम आप लोग और हम सभी सहस्त्रबाहु के नाम से जानते हैं। इसीलिए माहेश्वर में सहस्त्रधारा है भाई, वहां पर केनोइंग जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वहीं पर हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम यदि देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में मध्य प्रदेश के कहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं कीर्तिवीर्य अर्जुन के बारे में, ये कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, कीर्तिवीर्य अर्जुन के बारे में ये कहा गया था कि ये इतना बलशाली था जिसने रावण को भी क्या कर लिया था? बंदी बना लिया गया था। तो एक बहुत बड़ी इनके पीछे कहानी है, थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपका और समझिए। यहाँ पर जो कीर्तिवीर्य अर्जुन था, इसके बेटों ने जमदाग्नि, जो कीर्तिवीर्य अर्जुन है उसने जमदाग्नि की गाय देख ली, और कीर्तिवीर्य अर्जुन ने उसके बेटों को बोला कि भाई जाओ गाय को उठा लाओ। तब उसके बेटों ने क्या किया कि गाय को ही मार डाला। तो जमदाग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने कीर्तिवीर्य अर्जुन की जो सहस्त्र बाहु अपन बोलते हैं 100 भुजाएं थी, उन 100 भुजाओं को क्या कर दिया? काट दिया। और साथ में भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों पर क्या किया? नाश कर दिया था। तो ये छोटी मोटी जो कहानी हम सुनते हैं ये किसके बारे में है? कीर्तिवीर्य अर्जुन के बारे में। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित अपने मध्य प्रदेश से कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। और आपको ये पता है कि वैदिक सभ्यता में लोहे का खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज हो गई थी, बड़ी मात्रा में जंगलों को क्या किया गया? काटा गया। अब जंगलों को काटा किया गया तो बड़ी मात्रा पर खेती हुई भाई। अब खेती हुई तो अनाज व्यापक मात्रा में हुआ, तो खाने की समस्या तो रही नहीं। तो जो जनपद थे वो कैसे बन गए? महाजनपद बने। वहीं पर हम बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय देखते हैं और जैन धर्म का भगवती सूत्र देखते हैं। इसके अनुसार 16 महाजनपद हुए, और जो हम मानते हैं वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय मानते हैं। उन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद जो थी वो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। ये आ गया भाई, मौर्य काल आ गया, इसको महाजनपद। तो यहां ध्यान से समझिएगा, महाजनपद में हमारे पास 2 महाजनपद होती है। एक होती है अवंती, और एक होती है चेदी। तो मेरे भाई इसको मैप पे मैं बढ़िया आपको बताता हूं कहां पर कौन सी चीजें होती है। चलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये चेदी है, इससे हम इसको
ये यहाँ पर चेदी महाजनपद बोला, और यहाँ पर हमने बोला ये अवंती, क्या बोला, अवंती। तो साथ में याद रखना मेरे भाई, जो चेदी है उसी को हम डाहल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से डाहल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवंती महाजनपद की बात करते हैं। ये अवंती महाजनपद की 2 राजधानी होती थी। कितनी? 2। यहां देखिएगा, अवंती के उत्तर की यदि हम बात करते हैं, अवंती के उत्तर की यदि हम बात करते हैं, 1 मिनट भाई, उज्जैनी जो रही थी वो उत्तरी रही है, और यदि हम दक्षिण की बात करें तो यहीं पर माहिष्मती थी। कौन सी थी? माहिष्मती। पहले हम अवंती के बारे में सब चीजें देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहां पर मिली थी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम यहां पर देखते हैं कि क्या है। अवंती महाजनपद में आपने देख लिया है कि यहां पर उत्तरी राजधानी थी, उत्तरी वो उज्जैनी थी, और यहाँ की जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी माहिष्मती, जो वर्तमान महेश्वर की बात होती है। ठीक है, आगे की यदि हम बात करते हैं, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। यहाँ की और एक बहुत बढ़िया कहानी है बेटा, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप। अवंती में वितिहोत्र वंश का क्या रहा था? शासन था। वितिहोत्र वंश के राजा रिपुंजय थे। कौन थे? रिपुंजय थे। अब उस रिपुंजय की हत्या किसने कर दी? उसके ही मंत्री ने। ये तो चला आ रहा है भाई, आप सबको पता ही है। वितिहोत्र वंश के एक राजा थे रिपुंजय, उसकी हत्या कर दी थी उसके सेनापति पुलिक ने। किसने कर दी? पुलिक ने कर दी। अब पुलिक ने हत्या कर दी, और पुलिक यदि राजा बन जाएगा तो जनता स्वीकार थोड़ी करेगी। अरे भाई, राजा को मार के राजा बन जाओगे तो कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए पुलिक ने अपने बेटे चंड प्रद्योत बोलो या चंड प्रद्योत बोलो, उसको क्या बनाया? राजा बनाया। तो मेरे भाई, अवंती का जो राजा था, अवंती का जो शासक था, वो बना चंड प्रद्योत। कौन बना? चंड प्रद्योत। इतनी बातें समझ में आई। वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो यहीं पर एक मगध साम्राज्य था। देखिएगा थोड़ा सा, अपन यहां पर देखिए, यहीं पर क्या मिलता है? मगध साम्राज्य मिलता है, मगध साम्राज्य मिलता है। अब मगध साम्राज्य और अवंती की घनिष्ठता थी भाई। क्या थी? घनिष्ठता थी। यदि हम देखते हैं, जो चंड प्रद्योत था उसको पांडु रोग हो गया था। अब ये पांडु रोग मतलब पीलिया रोग है मान लो, तो उसको समस्याएं हो रही थी। तो बिंबिसार ने उसके वहां के वेद को भेजा, और उस वेद का नाम था जीवक। इसके पीछे भी कहानी है, सुनिए। जो जीवक था, जब वो अवंती में आया था तो उसने देख लिया भाई समस्या क्या है चंड प्रद्योत को। उसने देखा समस्या। अब समस्या देखी तो उनको तो समझ आ गई, तो इनको समस्या क्या है, तो इनको बोला था घी खाने का। अब भाई चंड प्रद्योत घी खाता तो उसको उल्टी होने लग गई। तो क्या किया, जीवक ने एक दवा बना दी रात में ही, और बोला भाई सुबह 5 बजे इसको खा लेना। और जीवक जो था 3 बजे निकल गया। अब जब 5 बजे चंड प्रद्योत ने वो दवा खाई तो उसको उल्टियां हुई। उसने बुलाओ जीवक को, कहाँ पर है, गर्दन उड़ाते हैं उसकी। जब उसको, और सही भी हो गया भाई। तो जब लगाया फोन उसको कि साहब आ जाओ, आप तो साहब सही हो गए, पैसे वैसे ले जाओ, तो जीवक ने मना कर दिया, भैया नहीं हम नहीं जाते हैं, तुम कोई फांसी वासी लगा दो। तो यहाँ पर जो चंड प्रद्योत है उसके लिए बिंबिसार ने उसका एक जीवक भेजा, राजवेद। तो बेटा यहाँ ध्यान से समझिएगा, चंड प्रद्योत राजा था, और इसके इलाज के लिए कौन आया? बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रदेश थे जो कि उसके अंतर्गत आते थे। इसमें आता था वत्स, है ना, वत्स, जो कि वर्तमान हम ग्वालियर की बात करते हैं। ठीक है, दसार्ण की बात करते हैं, दसार्ण। बेटा ये दसार्ण जो है ये विदिशा का नाम है, विदिशा है। अनूप क्षेत्र है जिसे हम निमाड़ के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अवंती के बारे में हम इतना ही जानना है। अवंती के बारे में इतना जाना है कि 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश थे। अवंती की उत्तरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। इसके यहाँ के राजा जो थे चंड प्रद्योत थे।
इनको पांडु रोग हो गया था। इनके इलाज के लिए बिंबिसार जो मगध साम्राज्य के राजा थे उन्होंने अपने डॉक्टर को भेजा, उस डॉक्टर का नाम था जीवक। बस भाई इतनी बातें हमें इसके बारे में याद करनी। आगे यदि हम बात करते हैं चंड प्रद्योत, याद रखना बेटा चंड प्रद्योत के समय भगवान महात्मा बुद्ध उनके समकालीन थे। साथ में यदि हम बात करें तो एक और यहाँ पर जनपद थी जिसको नलपुर बोलते हैं, जो कि वर्तमान शिवपुरी की बात होती है। तो ये सब बात जो थी ये किसके बारे में थी भाई, ये थी हमारे अवंती के बारे में। अब चेदी के बारे में ध्यान देखिए कि चेदी में क्या क्या विशेषताएं थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी पूछेंगे कि चेदी की राजधानी क्या थी, तो ये राजधानी थी बेटा जी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ के शासक थे शिशुपाल। कौन थे? शिशुपाल। ठीक है। और आप देखते हो चेदी अभी वर्तमान समय का पन्ना छतरपुर वाला एरिया जो है वो चेदी के नाम से जाना जा सकता है। इसे दाहल प्रदेश के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है बेटा जी। यहाँ पर शिशुपाल राजा था, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। क्या थी? सुक्तिमती थी। अब यहाँ पर एक और कहानी है इसके पीछे और वो भी सुन लीजिए। तो देखिए चेदी में क्या हुआ था कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें पूछा जाता है कि भाई चेदी जो था उसने किसकी तरफ से हिस्सा लिया, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का किसने साथ दिया, कौरवों का किसने साथ दिया। तो जो ये चेदी राज्य है ना, हम देखते हैं कि 5 पांडव थे, उसमें जो नकुल की पत्नी थी रेणुमति, नकुल की जो पत्नी है ना रेणुमति, उसका भाई पियर था जो चेदी है, यहाँ से ब्याही थी। कहा भाई हमारी बिटिया के पति के लड़ाई चल रही तो वहीं से, तो भाई पियर वाले तो बेटी का ही साथ देंगे ना। तो चेदी वंश के जो हमारे राजा थे रेणुमति, राजकुमारी जो थी रेणुमति चेदी की थी, तो धृष्टकेतु ने किसका साथ दिया भाई? पांडवों का साथ दिया। तो प्रश्न याद रखना भाई कि चेदी ने महाभारत के युद्ध में किसका साथ दिया, तो ये दिया किसका? पांडवों का। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होगी। और जो माहिष्मति थी अवंती की दोनों राजधानियां और विदर्भ वाला एरिया, इन्होंने कौरवों का साथ दिया। चलिए आगे बात करते हैं। शिशुपाल हो गया, राजधानी इतनी थी, इसके बारे में इसमें चीजें देखो, दसार्ण देखते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें जो है एरण और एरण सागर, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आता है चेदी के बारे में। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। ठीक है, तो बेटा जी आज जो हमने पढ़ा है वो आज पाषाण काल से संबंधित पढ़ा, ताम्र पाषाणकालीन स्थल पढ़ा और महाजनपद काल से पढ़ा। आगे जो हम पढ़ेंगे मौर्य काल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मौर्य काल के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूं आपको, तो आगे हम देखते हैं। चलो ये हो गया मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। मौर्य काल की सबसे पहले 3 चीजों में हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि 3 प्रकार से हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मध्य प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, साथ में हम देखेंगे कि मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें थी, अभिलेख। और बेटा जी यहाँ पर हम देखेंगे कि मौर्य काल से संबंधित स्तूप कौन कौन से हैं, और इतनी चीजें जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा कि चांदी और तांबे से निर्मित जो सिक्के हैं मौर्य काल में, चांदी व तांबे से निर्मित सिक्के हैं, ये जबलपुर, विदिशा जो कि त्रिपुरी है, उज्जैन, एरण, सतना में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए मौर्य काल के सिक्के, सीधे बात करो बेटा, मौर्य काल में जो सिक्के हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, सिक्के कहाँ कहाँ से मिलते हैं? विदिशा से मिलेंगे, त्रिपुरी जो हमें क्या नाम है उसका, जबलपुर है, एरण है। ठीक है, इन तीनों जगह से यदि हम बात करते हैं, उज्जैन है, यहाँ से मौर्य काल के सिक्के मिलते हैं, उज्जैन है, सतना है। एक तो ये है। जब बिंदुसार का बेटा कौन था भाई? बिंदुसार का बेटा था अशोक। जब बिंदुसार मौर्य काल में यदि बात करें तो बिंदुसार जब क्या बना था, राजा बना था, तो उसके बेटे अशोक को उसने अवंती का राज्यपाल बनाया था। तो याद रखना अशोक उज्जैन का राज्यपाल रहा, यहीं पर। और एक फैक्ट आता है कि अशोक का जो विवाह हुआ था, अशोक का
जो विवाह हुआ था वो विदिशा की राजकुमारी महादेवी या श्रीदेवी, जो भी आपको नाम लिखना है, महादेवी से हुआ। ठीक है। अब इससे ही दो पुत्र हुए उसके पास, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। और इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है। और अशोक ने महादेवी के कहने पर ही सांची स्तूप का निर्माण किया और साथ में बेटा जी वैश्य टेकरी उज्जैन में बनाई गई। क्या बनाई गई? उज्जैन में वैश्य टेकरी और सांची स्तूप, ये आपको उज्जैन में मिलेगी। और रायसेन में सांची का स्तूप बना। वैश्य टेकरी और क्या बनाया? सांची का। तो इतनी बारी हम सिर्फ पढ़ते हैं पृष्ठभूमि में, एकदम नॉर्मल सी बातें हैं जो कि हमें इसके बारे में पढ़नी है। ठीक है। और अशोक जब राजा बना तो उसने अवंती को उसकी राजधानी बनाई, तो उज्जैन का प्राचीन नाम भी क्या पड़ा? अवंती पड़ा। ठीक है। अब इसके बाद हम जो भी चीजें हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।